नमस्कार दोस्तों। हम लोग भारत का संवैधानिक इतिहास पढ़ रहे थे। संवैधानिक विकास कैसे हुआ, कौन कौन से अधिनियम आए, उससे किस तरह से भारत का कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ रहे थे। इसी क्रम में हम लोग एक नियम देखते हैं कि जैसे 1786 का अधिनियम क्या था। हम लोगों ने पिट्स इंडिया एक्ट तक पढ़ रखा था। पिट्स इंडिया एक्ट के बाद में मेन रूप से तो 1784 में आया था, लेकिन उसके बाद 1793 मेनली एक्ट आया था। लेकिन उसके पहले एक अमेंडमेंट बिल टाइप का आया था 1786 का, तो उस पर हम देख लेते हैं 1786 का अधिनियम। तो 1786 का अधिनियम क्या था, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं 1786 के अधिनियम के बारे में। तो 1786 के अधिनियम की कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को खत्म करने का अधिकार दे दिया गया था। परिषद के निर्णय को अमान्य कर सकता था और वो खुद अपना निर्णय बदल सकता था। यहाँ पे निर्णय होगा, ठीक है। तो गवर्नर जनरल विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को खत्म कर सकता था और वो खुद से अपना निर्णय वो लागू कर सकता था। इसमें ये उसको अधिकार दिया गया। इसके साथ ही गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां दी गई। इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां दी गई। तो 1786 का जो अधिनियम है, इसमें दो ही बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये कि गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को अमान्य करके, कैंसिल करके वो खुद अपना निर्णय लागू कर सकता था। और दूसरी बात यह है कि गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की भी शक्तियां दी गईं। लॉर्ड कॉर्नवालिस वो पहले गवर्नर जनरल थे जिन्हें सर्वप्रथम ये शक्तियां प्राप्त हुई। और शायद ऐसा है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जब भारत के गवर्नर जनरल बनाए गए थे तो उन्होंने पहले ही ये शर्त रख दी थी कि मैं परिषद के निर्णय को अमान्य कर सकता हूं और साथ ही साथ मुझे सेनापति की शक्तियां भी दी जाएं। तो जब ये शक्तियों का प्रावधान किया गया, इसके बाद ही लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत के गवर्नर जनरल बने, ठीक है। तो इसमें से दो ही बातें मात्र महत्वपूर्ण थी। अगला हम देखते हैं 1793 का चार्टर एक्ट, ठीक है। तो ये चार्टर एक्ट जो आते थे हर 20-20 वर्ष में आते थे। कंपनी के अधिकार को 20 वर्ष के लिए क्या किया जाता था, कंपनी के अधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता था। तो 1793 के चार्टर एक्ट के तहत भी कंपनी के अधिकार को 20 वर्ष तक बढ़ा दिया गया। अब ये अगला जो चार्टर एक्ट आएगा वो 1813 में आएगा, ठीक है। तो इसमें जैसे नियंत्रक मंडल जो थे उनके सदस्यों का वेतन, नियंत्रक मंडल बनाया गया था ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल इंग्लैंड में, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था। तो जो नियंत्रक मंडल था 6 सदस्यीय, तो उनका जो वेतन था, तो उनके वेतन का जो प्रावधान है वो भारतीय राजस्व से कर दिया गया, ठीक। उनके वेतन का प्रावधान भारतीय राजस्व से कर दिया गया कि भारतीय राजस्व जो भी इकट्ठा होगा उसी से हम नियंत्रक मंडल के सदस्यों का वेतन देंगे। मतलब वो काम इंग्लैंड में कर रहे हैं लेकिन वेतन उनको भारत से दिया जाएगा, समझ गए। इसी के तहत एक अगला प्रावधान था कि ब्रिटिश क्षेत्रों में लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई। यानी कि भारत में जो भी ब्रिटिश क्षेत्र थे तो वहाँ पे प्रशासन ऐसे ही चल रहा था, लेकिन अब इसके तहत 1793 के तहत क्या हुआ कि लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई और सभी कानूनों और विनियमों की व्याख्या का अधिकार जो है वो न्यायालय को दिया गया। यानी जो भी कानून होगा या जो भी विनियम होगा उनकी व्याख्या करने का अधिकार वो न्यायालय को प्रदान कर दिया गया, ठीक है। अब इसमें से यही बातें महत्वपूर्ण थी मेनली जो एग्जाम की दृष्टि से, बाकी तो बहुत बड़ा है। अब हम लोग इसके बाद देखते हैं 1813 का राजलेख, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो 1813 के राजलेख में क्या क्या प्रावधान किए गए, तो मेनली तो वही कि फिर से 20 वर्ष के लिए कंपनी का जो है व्यापार की जो है उसकी जो बढ़ा दिया गया, सीमा बढ़ा दी गई। और 1813 के राजलेख के माध्यम से क्या है इसमें से कि पहली बार भारत में ईसाई मिशनरियां धर्म प्रचार के लिए आई थी और उसके लिए बाकायदे जो है कंपनी ने व्यवस्था की थी उनके रहने ठहरने
और उनके जो भी खर्चे थे उसके लिए कंपनी ने व्यवस्था की थी। तो पहली बार ईसाई मिशनरियां भारत में कब आई? 1813 के राजलेख के माध्यम से इसमें प्रावधान किया गया, तो वो धर्म प्रचार के लिए भारत में आई। ठीक है। और साथ ही साथ कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। लेकिन कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार तो समाप्त कर दिया गया, लेकिन चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार अभी भी बना रहा। ठीक है, उसको आगे समाप्त किया जाएगा। अभी चाय और चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार समाप्त नहीं किया गया, बाकी कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया कि कंपनी केवल अकेले ही व्यापार नहीं करेगी, इंग्लैंड के जो भी लोग होंगे व्यापार करना चाहेंगे तो अपना जो है अनुमति लेकर के यहाँ पे व्यापार कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ एक और महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीयों की शिक्षा पर जो है शिक्षा का प्रावधान कब किया गया, यानी उसके लिए बजट का प्रावधान कब किया गया भारतीयों की शिक्षा पे खर्च का। तो इसमें यह है कि भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। 1813 के राजलेख के माध्यम से भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। ओके। और स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाओं को भी कर लगाने का अधिकार दे दिया गया कि जो भी स्थानीय संस्थाएं हैं, ऑटोनॉमस जो भी एजेंसीज हैं, वो भी कर लगा सकती हैं, तो ये भी अधिकार उन्हें प्रदान किया गया। ठीक है, तो ये 1813 का राजलेख था। तो 1813 के राजलेख में हम लोग ये महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो उनको याद रखेंगे कि ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार के लिए बुलाया गया आई और कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया, लेकिन चाय और चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार अभी भी बरकरार रहा। साथ ही साथ भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान भी इसके तहत किया गया। और स्थानीय जो स्वायत्त शासी संस्थाएं थी, ऑटोनॉमस बॉडीज थी, एजेंसीज थी, उनको भी कर लगाने का अधिकार दिया गया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं 1833 का राजलेख। तो फिर से क्या हुआ कि कंपनी का अधिकार पुनः जो है व्यापार के लिए 20 वर्ष और बढ़ा दिया गया। 1813 के बाद फिर 1833 तक ऐसे ही चलता रहा। इसके बाद फिर से 20 वर्ष के लिए 1833 में उसका अधिकार बढ़ा दिया गया। अब इसके साथ साथ हुआ है कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया। पहले जो है बंगाल के गवर्नर को मुंबई और मद्रास, है ना, मुंबई और मद्रास और बंगाल 3 का ही जो है गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। लेकिन अब बंगाल का जो गवर्नर जनरल होता था अब उसको संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और इसी के मतलब ये भी पूछता है, घुमा करके प्रश्न एग्जाम में कभी पूछता है कि देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण किसके तहत किया गया या पहली बार कब किया गया। तो देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण ये 1833, ठीक है, 1833 के राजलेख के माध्यम से किया गया। और पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ गवर्नर जनरल को ही प्रदान कर दिया गया। वो पूरे भारत का कानून बनाने का अधिकार उसे दे दिया गया। साथ ही साथ बंबई व मद्रास की जो परिषद थी उनको जो विधि निर्माण की शक्तियां प्राप्त थी। बंबई और मद्रास की परिषदों को विधि निर्माण की शक्तियां जो है प्राप्त थी, उनको वापस ले लिया गया। अब क्या है, गवर्नर जनरल को एकाधिकार दे दी गया और विधि निर्माण की शक्ति भी गवर्नर जनरल को दे दी गई। जो बंबई और मद्रास की परिषदें थीं जो उन्हें विधि निर्माण की शक्तियां प्राप्त थीं, उनको क्या किया गया, वापस ले लिया गया। विधि निर्माण की शक्तियां उनसे वापस ले दी गई 1833 के राजलेख के माध्यम से। ठीक है, और इसी के साथ ही क्या है कि विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में एक चौथे सदस्य के रूप में विधि सदस्य की नियुक्ति की गई। तो वो गवर्नर जनरल की परिषद में स्टार्टिंग में जब बनी थी गवर्नर जनरल की परिषद तो उसमें 4 सदस्य हुआ करते थे, लेकिन बाद में 3 सदस्य कर दिए गए थे। ठीक है, अब फिर से चौथे सदस्य के रूप में 1833 के जो है राजलेख के माध्यम से चौथे सदस्य के रूप में विधि सदस्य को शामिल कर लिया गया। लेकिन विधि सदस्य को शामिल तो कर लिया गया और परिषद में उसको
चर्चा करने का भी अधिकार दिया गया कि गवर्नर जनरल की परिषद में वो बहस तो कर सकता था, लेकिन किसी भी निर्णय में वो क्या है, मतदान का अधिकार उसे नहीं दिया गया। ठीक है, मतदान करने का अधिकार नहीं दिया गया। ओके, अब कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था जो समाप्त हो चुका था 1813 के माध्यम से, तो पहले तो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो ही गया था, अब फिर से समाप्त किया गया और उसके साथ साथ चाय और चीन के साथ व्यापार सहित समाप्त किया गया। इन पे भी अब एकाधिकार नहीं रहा, यानी कि 1833 के राजलेख के माध्यम से कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार चाय और चीन के साथ व्यापार सहित समाप्त कर दिया गया। ओके, अगला इसमें से ये प्रावधान किया है कि जो 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में पहली बार 4 सदस्यीय विधि आयोग की स्थापना की गई। 1833 के राजलेख में यह प्रावधान किया गया कि उसके तहत 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय प्रथम विधि आयोग बनाया गया, यानी पहली बार विधि आयोग बनाया गया जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। 1834 में पहली बार विधि आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, और इसी के तहत दास प्रथा को भी विधि के विरुद्ध घोषित कर दिया गया। जो दास प्रथा थी उसको विधि के विरुद्ध घोषित कर दिया गया और आगे चल के 1843 में इसको पूरी तरीके से इसका उन्मूलन कर दिया जाता है, यानी कि पूरी तरीके से दास प्रथा को खत्म कर दिया जाता है 1843 में। तो ये था 1833 का राजलेख। और एक अंतिम राजलेख जो आया भारत के इतिहास में 1853 का राजलेख। तो 1853 का राजलेख हम लोग अभी इसमें और पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद 1858 से जो है राजलेख नहीं आएगा, उसमें से राजलेख सिर्फ 1853 तक ही आया है। तो 1853 का राजलेख में क्या प्रावधान किया गया, उसमें से क्या किया गया कि पहला काम यह किया गया कि विधायी कार्य और प्रशासनिक कार्य इनको अलग अलग कर दिया गया। 1853 की राजलेख के माध्यम से विधायी कार्य और प्रशासनिक कार्य को अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, और विधि निर्माण के लिए भारत के लिए 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई, यानी विधि बनाने के लिए भारत के लिए भारत में जो है 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई। ठीक है, और इसमें विधायी कार्य और प्रशासनिक कार्य अलग कर दिए गए, 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना कर दी गई। ठीक, और इस पहली बार 1853 के राजलेख के माध्यम से पहली बार क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू हुआ, यानी ये जो विधान परिषद बनी तो विधान परिषद का सदस्य नियुक्त हो करके क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लगाया गया कि क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व लागू हो गया यहाँ से 1853 के राजलेख के माध्यम से। और इसके साथ ही बंगाल के प्रशासनिक कार्य थे उसके लिए अलग से एक लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है, की नियुक्ति की गई। बंगाल के प्रशासनिक कार्यों हेतु अलग से एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई 1853 के राजलेख के माध्यम से। ठीक है, और विधि सदस्य अब गवर्नर जनरल, इसमें जीजी लिखा है, जीजी का मतलब हो गया गवर्नर जनरल, तो विधि सदस्य अब गवर्नर जनरल की परिषद में पूर्ण सदस्य हो गया। पहले पूर्ण सदस्य नहीं था, उसे मतदान का अधिकार नहीं प्रदान था किया गया था। पहले वो परिषद की बैठकों में बहस कर सकता था, भाग ले सकता था, लेकिन मतदान नहीं कर सकता था। लेकिन अब 1853 के राजलेख के माध्यम से गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य को पूर्ण सदस्य बना दिया गया, यानी कि अब उसको मतदान का भी अधिकार प्रदान कर दिया गया। ठीक है, और इसी के साथ ही कंपनी के जो कर्मचारी होते थे तो उनकी जो नियुक्ति होती थी तो उसके नियुक्ति के लिए अब प्रतियोगी परीक्षाएं कराई जाने लगी। ऐसा नहीं कि जिसको मर्जी हुई हमने इंग्लैंड से बुलाया और उसको जो है नौकरी दे दी। अब वो खत्म कर दिया गया। कंपनी के कर्मचारियों के लिए की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं प्रारंभ कर दी गई। तो ये 1853 के राजलेख था। तो दोस्तों अब इतना ही। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे 1858
का शासन अधिनियम, फिर भारत शासन 1858 से जो भी नियम आएंगे वो भारत शासन अधिनियम हो जाते हैं। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्रम से एक एक वीडियो देखते रहेंगे। आप लोगों को हिस्ट्री याद करने की और कहीं से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी।